हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज हमें सीखना है सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। आपको पता है सक्रियता श्रेणी क्या होती है, उसके बारे में हम जानेंगे। उसमें जो सबसे ऊपर जो धातुएं स्थित होती हैं उनका निष्कर्षण कैसे करते हैं, यानी कि उनसे हम शुद्ध धातु को कैसे प्राप्त करते हैं। तो देखिए, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं बहुत अभिक्रियाशील होती हैं, यानी कि जो सबसे ऊपर धातुएं होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है, किसी भी अम्ल के साथ बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेते हैं। इन्हें कार्बन के साथ गर्म करके इन्हें यौगिकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी कि इनको कार्बन के साथ गर्म करके हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं इनके यौगिकों को। उदाहरण के लिए कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। कह रहा है ये जो धातुएं होती हैं उनके ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें हम धातु में प्राप्त नहीं कर सकते हैं, धातुओं में बदल नहीं सकते हैं। ओके, इसका मतलब ये है इनको ये जो धातुएं हैं इनको हम कार्बन के द्वारा, यानी कि कार्बन के ऑक्साइड को हम निकाल करके इन्हें हम धातु में बदल नहीं सकते हैं, शुद्ध धातु के रूप में हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। ये जो धातुएं कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, इनकी बंधुता कार्बन के साथ न होकर के ऑक्सीजन के साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग होती है, इनकी बंधुता अच्छी होती है, यानी कि ये ऑक्सीजन के साथ काफ़ी ज़्यादा बॉन्ड बनाते हैं। इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन के प्रयोग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इन धातुओं को वैद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, यानी इन धातुओं को शुद्ध रूप से कैसे प्राप्त किया जाता है, तो एक विधि है विद्युत अपघटनी अपचयन। विद्युत अपघटनी अपचयन करा के इन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं। ओके, सोडियम, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों के वैद्युत अपघटन से प्राप्त किया जा सकता है। इन धातुओं को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो वैद्युत अपघटन से प्राप्त किया जा सकता है। कैथोड पर धातुएं निक्षेपित हो जाती हैं। जैसे हम वैद्युत अपघटन कराते हैं तो कैथोड पे क्या होती हैं, धातुएं निक्षेपित हो जाती हैं, यानी कि शुद्ध धातुएं आ जाती हैं, तथा क्लोराइड और एनोड पर क्लोरीन मुक्त होती है। एनोड पर क्या होती है, क्लोरीन मुक्त होती है। अभिक्रिया निम्न प्रकार है। देखिए, कैथोड पे क्या होता है, धातुएं निक्षेपित हो जाती है। इस तरह से सोडियम है, ये धातु इस पर आ जाती है और सोडियम प्राप्त हो जाता है, सोडियम धातु। एनोड पर देखिए यहाँ से क्लोरीन क्या होता है, मुक्त होता है। देखिए तो ओके, इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटनीय अपचयन से एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं। ओके, तो ये तो रहा सक्रियता श्रेणी में ऊपर पाई जाने वाली धातुओं का निष्कर्षण, उनका निष्कर्षण कैसे करते हैं। तो आपको पता है इनका निष्कर्षण कैसे करते हैं, वैद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा, न कि इनको हम कार्बन के द्वारा कार्बन के साथ गर्म करके प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अब हम आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट टॉपिक। आई होप कि ये आपको टॉपिक समझ में, अगर ना समझ में आए तो दोबारा इस वीडियो को आप क्या कर सकते हैं, दोबारा से पीछे करके देख सकते हैं। अब हमें देखना है धातुओं का परिष्करण। धातुओं का परिष्करण क्या होता है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। देखिए, जो अयस्क से जो हम धातु निकालते हैं वो धातुएं पूरी तरह से शुद्ध नहीं होती हैं, इसलिए इन धातुओं को शुद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, आइए देखते हैं। अयस्क में से धातु के निष्कर्षण से प्राप्त धातु प्रायः अशुद्ध होती है। मैंने कहा ना, अयस्क से जो हम धातु निकालते हैं, निष्कर्षित करते हैं, वो प्रायः अशुद्ध होती हैं। इसमें प्रायः कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस आदि अशुद्धियाँ सम्मिलित होती हैं, और उन धातुओं में अयस्क से जो धातु निकालते हैं और उनमें अशुद्धियों के रूप में कौन कौन सी धातुएं होती हैं, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये सभी अशुद्धियाँ होती हैं, सम्मिलित होती हैं। किसी भी धातु के शोधन की विधि उसकी प्रकृति एवं उसमें उपस्थित अशुद्धियों की प्रकृति पर निर्भर करता है। किसी भी धातु की शोधन विधि, यानी किसी भी धातु को हम शोधन करना चाहते हैं, उनको शुद्ध करना चाहते हैं, तो उसकी शोधन विधि किस पे निर्भर करती है, उसकी प्रकृति पे, यानी कि वो धातु जैसे होगी उसी प्रकार से हम उसका क्या करते हैं, शोधन करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं। ओके, अतः इस हेतु भिन्न भिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। एक धातु को शुद्ध करने के लिए अलग अलग प्रकार की विधियां हैं जिन्हें हम उपयोग में लाते हैं।
इसमें वैद्युत अपघटनी विधि मुख्य होती है। इसमें से जो एक वैद्युत अपघटनी विधि है वो मुख्य हो, और वो क्या है वैद्युत अपघटनी विधि, देखते हैं। विधि से अत्यंत शुद्ध प्राप्त होता है, यानी कि इस विधि से हमें अत्यंत शुद्ध प्राप्त होती है। कौन सी विधि है वो? वैद्युत अपघटनी विधि। तो देखते हैं क्या है वैद्युत अपघटनी विधि। तो देखिए कह रहा है वैद्युत अपघटनी विधि। अब हम क्या करेंगे, वैद्युत अपघटनी विधि का प्रयोग करके हम धातुओं को शुद्ध करेंगे, शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड कह रहा है इस विधि में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु को कैथोड बनाकर एक वैद्युत सेल में लगा देते हैं। क्या होते हैं, हम दो धातुएं लेते हैं, एक शुद्ध धातु एक अशुद्ध धातु। अशुद्ध धातु को एनोड पे लगाते हैं, जो क्या होता है प्लस होता है। क्या होता है? प्लस। अशुद्ध धातु को हम प्लस की ओर लगा देते हैं तथा शुद्ध धातु को हम कैथोड, कैथोड मतलब माइनस की ओर, यानी कि इस पे माइनस प्रवाहित करते हैं, बनाकर एक वैद्युत सेल में लगा देते हैं। एक वैद्युत सेल होता है उस पर लगा देते हैं। ओके, यानी कि अशुद्ध धातु को हम एनोड की साइड लगाते हैं और शुद्ध धातु को हम कैथोड यानी कि माइनस के साइड लगा के एक सेल से जोड़ देते हैं। उसी धातु के किसी घुलनशील लवण का विलयन, उसी धातु के किसी घुलनशील लवण का विलयन वैद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, किया जाता है। उसी धातु के किसी घुलनशील लवण का विलयन वैद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसी धातु का क्या होता है, विलयन बनाते हैं और उसको वैद्युत अपघट्य के रूप में, यानी कि उस अशुद्ध और शुद्ध धातु में क्या करते हैं, उनका विलयन बना के उसमें हम डाल देते हैं ताकि वो वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है, यानी कि शुद्ध को अशुद्ध धातु को शुद्ध धातु में बदलने में हमारी मदद करता है। ओके, अब देखिए वैद्युत अपघटन के कारण एनोड से धातु घुलकर शुद्ध धातु कैथोड पर जाती है, यानी कि ये जो वैद्युत अपघट्य का काम कर रहा है जो विलयन, उसके कारण क्या होता है, उसके कारण जो हमारे शुद्ध धातुएं होती हैं एनोड धातु से, एनोड क्या होता है जो हमारा प्लस होता है, वहाँ से क्या होती है घुलकर शुद्ध धातु कैथोड पर जमा हो जाती हैं, कैथोड पर जमा हो जाती हैं तथा अशुद्धियाँ विलयन में पृथक होकर नीचे बैठ जाती हैं। क्या होता है, जो हमारे शुद्ध धातु हैं कैथोड पे आके जमा हो जाती हैं और जो अशुद्धियाँ होती हैं वो विलयन में पृथक होकर नीचे बैठ जाती हैं। जो अशुद्धियाँ होती हैं वो नीचे तली में बैठ जाती हैं। इसको एनोड कीचड़ कहते हैं। एनोड कीचड़ क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारी अशुद्धियाँ होती है, अशुद्ध धातु आपको पता है अशुद्ध धातु किस पे होता है, एनोड पे होता है, और उनसे जो अशुद्ध धातुएँ होती हैं उनसे निकल के क्या होती हैं, नीचे तली में बैठ जाती हैं, इसलिए उसको हम एनोड कीचड़ कहते हैं। वो अशुद्धियाँ एनोड से प्राप्त होती हैं, एनोड से निकलती है, इसीलिए उनको हम एनोड कीचड़ कहते हैं। देखिए एल्यूमिनियम तथा कॉपर का शोधन इसी विधि द्वारा किया जाता है, यानी कि वैद्युत अपघटनी विधि द्वारा ही एल्यूमिनियम तथा कॉपर का शोधन किया जाता है। ये देखिए कॉपर धातु के शोधन में कॉपर सल्फेट विलयन वैद्युत अपघट्य होता है। ये देखिए क्या होता है, एक पात्र लेते हैं हम, एक बर्तन लेते हैं, इसमें हम वैद्युत, देखिए इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन घोल देते हैं और इसे देखिए ये होता है एनोड धातु, यानी कि ये जो अशुद्ध धातु होती है इस पे हम एनोड लगाते हैं और जो शुद्ध धातु होती है इस पे हम कैथोड लगाते हैं। यहाँ अशुद्ध धातु क्या होती हैं, इस कॉपर सल्फेट विलयन के द्वारा अपघटित होती हैं और अपघटित होकर इसमें से इन अशुद्ध धातु में जो भी शुद्ध धातु होती हैं इस कैथोड पे आकर क्या होती हैं, जमा हो जाती हैं, इस तरह से जमा हो जाती हैं। ओके, जमा होने के बाद जो भी इनसे अशुद्ध धातुएं निकलती हैं, जो भी इनसे अपद्रव्य निकलते हैं, जो भी हमारे अशुद्ध पदार्थ निकलते हैं वो क्या हो जाते हैं, आके नीचे तली पे ये बैठ जाते हैं, जिसको अपद्रव्य कहते हैं या एनोड कीचड़ कहते हैं या एनोड पंख कहते हैं। इस तरह से देखिए इन दोनों तो को क्या क्या है, एक सेल से जुड़ा गया है, देखिए एनोड। इस तरह से इसमें वैद्युत अपघटन होता है, यानी कि
जो भी हमारी अशुद्ध धातुएं होती हैं वैद्युत अपघट्य, ये कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है क्या करता है, वैद्युत अपघट्य का काम करता है। यानी कि अशुद्ध धातुओं को शुद्ध धातुओं में क्या करता है, बदल देता है, उनके आयनों में बदल देता है, जिसके कारण अशुद्ध धातुएं जो होती हैं वो अपघटित हो जाती हैं और शुद्ध धातु में बदल के इस कैथोड पे आके क्या हो जाती हैं, चिपक जाती हैं और यहाँ से इसको हम निकाल लेते हैं कैथोड को और यहाँ से शुद्ध धातु हम प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, अशुद्ध कॉपर की मोटी प्लेटें एनोड का तथा शुद्ध कॉपर की पतली प्लेटें कैथोड का कार्य करती हैं। शुद्ध कॉपर की प्लेटें होती हैं वो एनोड का काम करती हैं और जो शुद्ध कॉपर की पतली प्लेटें होती हैं वो कैथोड का काम करती हैं। वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर अशुद्ध कॉपर प्लेट घुलकर क्या होता है, जब इसमें हम वैद्युत धारा, देखिए विलयन तो बना देते हैं लेकिन इसमें हम पहले विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तभी ये अपने आयनों में टूट जाते हैं, तभी इनका अपघटन होता है। उसके द्वारा हमें क्या होता है, शुद्ध धातु प्राप्त होता है और वो शुद्ध धातुएं कैथोड क्या हो जाती हैं, कैथोड पे क्या होती हैं, जम जाती हैं। वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर अशुद्ध कॉपर प्लेट घुलकर Cu2+, इसको हम ऐसे ना करके हम इस तरह भी करते हैं, 2+ आयन बनाते हैं। यानी कि अशुद्ध कॉपर की प्लेटें, ये जो कॉपर की प्लेटें हैं इनको हम कॉपर की प्लेट कहते हैं। ये अशुद्ध कॉपर की प्लेटें किस में बदल जाती हैं, तो Cu2+ आयन बनाती हैं। देखिए यहाँ पे Cu2+ का आयन बनाती हैं। जो शुद्ध कॉपर प्लेटों पर जमता जाता है वही क्या होती हैं, आयन कॉपर की प्लेटें। ये जो अशुद्ध कॉपर की प्लेटें होती हैं क्या करती हैं, शुद्ध कॉपर के आयन इस तरह से Cu2+ में बनाते हैं और कैथोड पर क्या हो जाती हैं, शुद्ध धातु के रूप में जमती जाती हैं। ओके, तथा अशुद्धियाँ एनोड कीचड़ के रूप में नीचे बैठ जाती हैं। और अशुद्धियाँ क्या होती हैं, मैंने बताया, अशुद्धियाँ एनोड कीचड़ के रूप में नीचे बैठती जाती हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु को प्राप्त करते हैं विद्युत अपघटन विधि द्वारा, यानी कि उसमें हम विद्युत का प्रवाह करके। ओके, तो ये रहा आज का लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, मुस्कुराते रहिए।